हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली वाली लेक्चर वीडियो में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव स्टार्ट करवा दिया था और प्रकाश विद्युत प्रभाव में कौन सी क्रियाएं की जाती है वो बताया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या था? जब किसी धातु की प्लेट पर किसी निश्चित आवृत्ति की विकिरणें डाली जाती हैं, जब किसी धातु की प्लेट पर निश्चित आवृत्ति की विकिरणें डाली जाती हैं तो उस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होने के बाद उसे कुछ अगर फोटोन के द्वारा मिलने वाली ऊर्जा इतनी है कि वो आगे गति कर सके तो वो आगे गति भी करता है। मतलब अगर कोई फोटोन या फिर किसी निश्चित प्रकाश की तीव्रता, अगर किसी निश्चित प्रकाश की तीव्रता का फोटोन या निश्चित प्रकाश की तीव्रता वाली ऊर्जा विकिरण अगर किसी धातु की प्लेट पर डाली जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अगर धातु की प्लेट पर डाले जाने वाली फोटोन की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता या विकिरण की तीव्रता इतनी पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल भी दे और तब भी कुछ एनर्जी बचे तो वो उसको गति करवाने के काम आती है। तो अगर हम बात करें, हमें स्टार्ट करना था प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण। प्रकाश विद्युत प्रभाव के स्पष्टीकरण में हम ये समझेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर धातु की प्लेट से निकलता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी बहुत और ऊर्जा एनर्जी मिलती है तो वो आगे गति करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक धातु की प्लेट ली है। इस धातु की प्लेट पर, कैसी प्लेट है? धातु की प्लेट। इस पर जैसे ही किसी निश्चित तीव्रता का हमें क्या डालना है, फोटोन डालना है। फोटोन क्या होता है? ऊर्जा के पैकेट्स, मतलब एनर्जी मिलेगी। जब हम इस पर निश्चित तीव्रता का फोटोन डालते हैं, अर्थात इसको हम एनर्जी देते हैं, तो इस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अगर फोटोन द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा इतनी पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के बाद भी बची हुई है तो यह इलेक्ट्रॉन आगे गति करता है। मतलब अगर हम बात करें कि टोटल एनर्जी जो फोटोन के द्वारा दी गई है E बराबर एच न्यू, तो हम कह सकते हैं एच न्यू बराबर एच न्यू है। जो एनर्जी है वो दो भागों में काम आ रही है। कहां पर? पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, हाफ mv स्क्वायर। ये है कार्यफलन और ये है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अब एक बार हम समझ लेते हैं इक्वेशन कैसे आई। देखो, जब हमने किसी धातु की प्लेट पर किसी निश्चित आवृत्ति की विकिरण डाली, अर्थात फोटोन दिया, फोटोन क्या करेगा? एनर्जी देगा। जैसे ही फोटोन डाला गया, इस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगा। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने के बाद भी अगर उसमें एनर्जी बचेगी तो ये इलेक्ट्रॉन आगे गति करने लगेगी। मतलब फोटोनों के द्वारा दी जाने वाली एनर्जी E बराबर क्या होगी? एच न्यू। एच न्यू दो भागों में काम आती है। पहली, इलेक्ट्रॉन को निकालने तथा उसे आगे इलेक्ट्रॉन को आगे गति करवाने में। इस तरह से दो भागों में बढ़ जाती है या फिर दो प्रकार से यूज में आती है। अब ये कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन, इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात फोटोन के द्वारा जब ऊर्जा दी जाती है तो फोटोन द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा में से ऊर्जा का जो भाग इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आता है वो फाई कहलाता है। फाई मतलब कार्यफलन कहलाता है। इसके आगे अगर फोटोन के द्वारा दी जाने वाली एनर्जी में से भी अगर कुछ अमाउंट बचा हुआ है एनर्जी का, कुछ ऊर्जा अभी भी बाकी है, तो इलेक्ट्रॉन आगे गति करने लगता है। मतलब गतिज ऊर्जा के बराबर उसे एनर्जी मिलती है। पहली तो आधी एनर्जी तो कार्यफलन में
और आधी एनर्जी गतिज ऊर्जा के लिए, अर्थात उसको इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए। ठीक है, अब हम इसको रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या रखते हैं, एक मिनट। एच न्यू बराबर 5 प्लस हाफ mv स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को फोटोन के द्वारा दी जाने वाली एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही यूजफुल है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, उसके बाद इतनी एनर्जी नहीं बचती कि इलेक्ट्रॉन गति कर सके, तो संपूर्ण एनर्जी जो फोटोन के द्वारा दी जाने वाली होगी तो उसमें हाफ mv स्क्वायर का कोई योगदान नहीं होगा। मतलब एच न्यू बराबर किसके हो जाएगा, फाई नॉट। ठीक है, एच न्यू बराबर फाई नॉट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन फोटोन के द्वारा दी जाने वाली एनर्जी सिर्फ कार्यफलन के रूप में ही काम में आ रही है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही काम में आ रही है। उस समय वेग बराबर क्या हो जाएगा, 0। v बराबर 0 पर एच न्यू बराबर फाई नॉट। अब हमें लेना एच न्यू नॉट। अब यहां हमें एच न्यू नॉट लेने का मतलब क्या है, एच न्यू मतलब ऐसी निश्चित आवृत्ति जिस आवृत्ति पर केवल इलेक्ट्रॉन, ऐसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिस पर केवल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर किसी धात्विक प्लेट से निकल जाता है, दहली आवृत्ति कहलाती है। और अगर हम दहली ऊर्जा की बात करें तो ऐसी निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो केवल इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए दी जाती है, आगे कुछ और काम नहीं, बहुत सबसे कम अमाउंट, तो क्या कहलाएगी, दहली ऊर्जा। तो यहाँ पर दहली एच न्यू नॉट दहली आवृत्ति को बता रहा है, मतलब सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काम में आ रही है। अगर हम इससे भी कम एनर्जी कर दें, हमने अभी लिए है एच न्यू नॉट ली है, अगर हम इससे भी कम आवृत्ति कर दें, आवृत्ति कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। अगर इससे भी कम आवृत्ति कर दी जाए, अर्थात दहली ऊर्जा या दहली आवृत्ति से कम एनर्जी या कम आवृत्ति, एनर्जी या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की अगर हम विकिरण या फोटोन ले, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के भी काम नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें एक ऐसी लिमिट लेनी है जिस लिमिट पे कम से कम इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल ही जाए। तो हमने क्या किया, एक ऐसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति ली जिससे कम आवृत्ति पर कोई क्रिया नहीं होगी, पर हमें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करना है। या तो इलेक्ट्रॉन को निकालो या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद गतिज ऊर्जा से कुछ ना कुछ दो। तो गतिज ऊर्जा नहीं मिल रही, मान लिया वेग हमने 0 ले लिया, लेकिन ऐसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति तो होनी चाहिए, निश्चित न्यूनतम ऊर्जा तो होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन तो कम से कम निकल जाए, कुछ प्रभाव तो प्रदर्शित हो प्रकाश विद्युत प्रभाव का। तो अगर v बराबर 0 है, वेग 0 कब कंडीशन में होगी, जब आवृत्ति का मान, सिर्फ आवृत्ति और ऊर्जा का मान उतना है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, गतिज ऊर्जा उसे नहीं मिल सकती। इस कंडीशन में वेग 0 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एच न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड 5। तो सबसे कम दहली और दहली ऊर्जा या दहली आवृत्ति का मतलब क्या है, निश्चित न्यूनतम ऊर्जा या निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का निकलना भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा यहां पर हम फाई नॉट की जगह डब्ल्यू नॉट टर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू नॉट। कार्यफलन के लिए हमें डब्ल्यू नॉट का यूज करना है, सॉरी मैंने फाई नॉट लिख दिया, डब्ल्यू नॉट का यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस डब्ल्यू नॉट की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो क्या होगा, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, इक्वेशन आ गई। इसके बाद इसमें कॉमन क्या, अगर हम क्या करें, इसको इनका पक्षांतरित कर दें, इनको चेंज कर दें, तो क्या होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। इक्वेशन क्या आई, एच ब्रैकेट में एच न्यू माइनस न्यू नॉट
इक्वल्स टू हाफ mv²। ये आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण कहलाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने क्या समझा, जब किसी धातु की प्लेट पर किसी निश्चित कम से कम निश्चित न्यूनतम आवृत्ति अर्थात दहलीय ऊर्जा दहलीय आवृत्ति के बराबर तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब किसी धातु की प्लेट पर हम किसी फोटोन को आपतित करवाते हैं तो फोटोन को दी जाने वाली ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है, विभक्त हो जाती है, दो कार्यों में काम में आती है। पहला इलेक्ट्रॉन को धात्विक प्लेट से निकालने में तथा दूसरा उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। अगर हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली फोटोन के द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, ओनली गतिज ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी होगी वो दहलीय ऊर्जा तथा जो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होगी वह दहलीय आवृत्ति कहलाती है। हमने क्या किया, h न्यू नॉट को W नॉट के बराबर कर दिया। इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा दी जाती है उत्सर्जित होने में वो कार्यफलन कहलाती है। तो W नॉट हाफ mv², इलेक्ट्रॉन को आगे गति करवाने में हमने h न्यू नॉट को W नॉट के बराबर कब रखा, जब सिर्फ फोटोन के द्वारा दी जाने वाली एनर्जी ओनली कार्यफलन के रूप में काम में आती है। इसके बाद आगे v, इस कंडीशन में वे क्या होगा, v हमने जीरो, हमने क्या किया, h न्यू नॉट इक्वल्स टू W नॉट, हमने W नॉट की वैल्यू h न्यू नॉट रख दी। इसके बाद h न्यू नॉट रखने के बाद h को कॉमन ले लिया और लास्ट में ये जो इक्वेशन आई वो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण कहलाती है। यहाँ पर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव खत्म होता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों की ऊष्माधारिता। तो हम स्टार्ट करते हैं ठोसों की ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। हमारा टॉपिक है ठोसों की ऊष्मा धारिता। ठोसों की ऊष्माधारिता के लिए दो वैज्ञानिक थे, ड्यूलॉग तथा पेटिट। ड्यूलॉग तथा पेटिट नामक दो वैज्ञानिकों ने बताया कि किसी भी तत्व के ठोस तत्वों के लिए, मतलब हम ठोस सॉलिड अवस्था की बात कर रहे हैं कि ठोस तत्वों के ठोस रूप में कई तत्वों के या फिर ठोस तत्वों के परमाणु भारों तथा विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल नियत होता है, स्थिर होता है, एक स्थिरांक होता है जिसकी वैल्यू 6 क्या होती है देखते हैं। विशिष्ट ठोस तत्वों की विशिष्ट ऊष्मा इंटू परमाणु, ड्यूलॉग और पेटिट ने बताया विशिष्ट ऊष्मा व परमाणु भारों का गुणनफल स्थिरांक होता है जिसकी वैल्यू होती है 6 कैलोरी के इनवर्स 6 कैलोरी के इनवर्स एंड ग्राम परमाणु इनवर्स ये होता है इन दोनों का गुणनफल का स्थिर मान कितना होता है 6। क्या बताया, ड्यूलॉग व पेटिट ने बताया कि किसी ठोस तत्वों के या फिर कई ठोस तत्वों पर लागू होता है जिसमें विशिष्ट ऊष्मा तथा परमाणु भारों का गुणनफल एक स्थिरांक होता है जिसकी वैल्यू ये दी गई है। इसके आगे उन्होंने ये बताया, इसके आगे ठोसों की ऊष्माधारिता में ये बताया जाता है कि हमने क्या किया, एक एकाणुक गैस ली, एक अणुक है लेकिन इसमें परमाणु की संख्या तो कई होगी, एक अणुक है लेकिन परमाणु कई होंगे। तो एकाणुक गैस में अगर हम कंपन विधाओं की बात करें तो कंपन विधा से मतलब है कंपन की जो परमाणु होंगे वो कंपन करेंगे। और मैं बोल रही हूं कि कंपन विधाओं की स्वतंत्रता की कोटि प्रति परमाणु 3 है। मतलब प्रति परमाणु की अगर हमें स्थिति बतानी, देखो एक बात है, आपने
लास्ट ईयर प्रावस्था साम्य वाला चैप्टर पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, तो उसमें स्वतंत्रता की कोटियों के बारे में पढ़ा होगा। स्वतंत्रता की कोटि मतलब अगर कोई वस्तु है, अगर 3D में रखी है, 3D में रखी है, तो उसे उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए हमें 3 निर्देशांकों की x, y और z तीनों अक्षों की जरूरत होती है, तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि हो जाती है 3। इसी तरह अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि प्रति परमाणु 3 होती है। कंपन की विधाओं की स्वतंत्रता की कोटि प्रति परमाणु 3 होती है। मतलब प्रत्येक परमाणु की कंपन स्थिति को बताने के लिए कि कौन कौन सी दिशा में वो कंपन कर रहा है, उसके लिए हमें स्वतंत्रता की कोटि कितनी चाहिए? 3 चाहिए। मतलब 3 अक्ष, 3 घटक या फिर कम से कम 3 उसकी स्थितियां हमें प्रदर्शित करनी होंगी। ठीक है, तो मैंने बोला प्रति परमाणु कितनी होती है? 3। हमने बात कर ली प्रति परमाणु स्वतंत्रता की कोटि, कंपन विधाओं की स्वतंत्रता की कोटि प्रति परमाणु 3। तो प्रति परमाणु की बात कर ली हमने। प्रति परमाणु कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, अब मैंने बोला है 1 ग्राम गैस। अब किसकी बात कर रही हूं? अगर हमें 1 ग्राम गैस की स्वतंत्रता की कोटि, कंपन विधाओं की स्वतंत्रता की कोटि देखनी है, तो हमें क्या करना होगा? उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परमाणु कितने हैं। परमाणु किसके बराबर होते हैं? एक अणु में परमाणु की संख्या आवोगाद्रो के बराबर होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? आवोगाद्रो 3 × n। 1 ग्राम गैस में प्रति परमाणु स्वतंत्र, कंपन विधाओं की प्रति परमाणु स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी? 3n। यहाँ n बराबर क्या है? आवोगाद्रो या आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, n क्यों किया है? जितने परमाणु होंगे उसमें 3 का गुणा करने पर हमें ये वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो जो चिरसम्मत यांत्रिकी थी, चिरसम्मत यांत्रिकी जो सबसे पहले दी गई थी, चिरसम्मत यांत्रिकी के समविभाजन नियम के अनुसार, चिरसम्मत यांत्रिकी के समविभाजन नियम के अनुसार जो कंपन विधाओं की ऊर्जा होती है, किसकी? कंपन विधाओं की ऊर्जा। अभी हमने कंपन विधाओं की स्वतंत्रता की कोटि तो ले ली हमने 3n। अब कंपन विधाओं की ऊर्जा वो होती है kT। कंपन विधाओं की ऊर्जा कितनी होती है? kT होती है। मतलब हमें इसका मल्टीप्लाई किसमें करना है? तो मैं अब दोबारा नेक्स्ट स्टेप लिख रही हूं। चिरसम्मित यांत्रिकी के डायरेक्ट में लिखती हूं, कंपन विधाओं की ऊर्जा क्या होती है? kT। तो क्या करेंगे? हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3n kT। क्या करेंगे हम इसका? क्योंकि कंपन विधाओं की वो तो सिर्फ एक परमाणु के लिए आ गई कंपन विधाओं की ऊर्जा कितनी? kT। लेकिन हमें क्या चाहिए? 1 ग्राम गैस। 1 ग्राम गैस में कितने परमाणु होंगे? 3n। उन 3n के लिए ऊर्जा क्या हो जाएगी? 3n kT। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद अगर हम n यहां पर देखें, n × k, ये जो n × k दिया है, n × k बराबर ऊष्मागति इस नियम के आधार पर होता है r। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3RT। इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? 3RT। किसकी जगह? तो मैं लिख देती हूँ 3n kT बराबर, 3n kT बराबर क्या लिख दिया? 3RT। क्यों? क्योंकि n × k बराबर क्या होता है? r होता है। तो जूलोव व पेटेट ने जब ठोसों की ऊष्माधारिता के बारे में बताया तो उन्होंने केवल ये बता दिया कि जो परमाणु भार है, परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल एक स्थिर मान होता है, एक स्थिरांक होता है। और जो भी ये जैसे ये फॉर्मूला दिया है ये चिरसमिति के आधार पर दिया गया था, लेकिन इसके बाद आइंस्टाइन ने इन सब बातों का परिकलन किया, इन सब बातों के बारे में जाना और लास्ट में
कुछ थ्योरेटिक कुछ डेरिवेशन के आधार पर लास्ट में एक फॉर्मूला निकाला जिसके आधार पर ठोसों के लिए जो ऊष्माधारिता की वैल्यू होती है वो होती है 3R h nu नॉट अपॉन kT e की पावर माइनस h nu नॉट अपॉन kT अपॉन e की पावर h nu नॉट अपॉन kT -1 का स्क्वायर। ये आइंस्टाइन ने ठोसों के लिए ऊष्माधारिता की वैल्यू निकाली, मतलब CV की वैल्यू निकाली और अंत में ठोसों की ऊष्माधारिता के लिए फॉर्मूला क्या आता है, CV बराबर 3R h nu नॉट अपॉन kT e की पावर माइनस h nu नॉट अपॉन kT अपॉन e की पावर h nu नॉट अपॉन kT -1 का स्क्वायर। ये होता है ठोसों की ऊष्माधारिता। ठोसों की ऊष्माधारिता में ऐसा कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, सिर्फ पहले तो ये बताया था कि स्थिरांक होता है परमाणु भारों तथा विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल। इसके बाद कुछ उन्होंने ये बोला कि कंपन स्वतंत्र, अगर हम कोई एक अणु ले रहे हैं और एक अणु में एक अणु गैस ली, एक अणु गैस में परमाणु होंगे, तो उन परमाणुओं की कंपन विधाओं के लिए स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है। मतलब अगर हमें उसके कंपन को प्रति परमाणु कंपनों को बताना है तो 3 स्वतंत्रता की कोटि चाहिए। 3 कोटियों के आधार पर उसकी स्थिति को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमने क्या किया, 1 ग्राम गैस ले ली, तो 1 ग्राम गैस में कितने परमाणु होंगे, आवोगाद्रो की संख्या के बराबर परमाणु होंगे। और अगर हम उनकी कंपन विधाओं की बात करें तो 3 × n, क्योंकि एक परमाणु के लिए 3, तो n आवोगाद्रो की संख्या मतलब n के लिए 3n। इसके बाद हमने क्या किया था कि अगर हमें कंपन विधाओं की ऊर्जा निकालनी है तो कंपन विधाओं के लिए ऊर्जा का मान क्या, हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया था, kT का, और n के बराबर होता है r के, तो n के बराबर यहाँ r लिख दिया, तो ये लास्ट में इक्वेशन। और इन सब बातों का अवलोकन करके और लास्ट में कुछ डेरिवेशंस के आधार पर क्योंकि ये सब दिया था चिर समिति के आधार पर, लेकिन लेटेस्ट जो क्वांटम यांत्रिकी है उसके आधार पर आइंस्टाइन ने एक डेरिवेशन के आधार पर एक फॉर्मूला दिया ठोसों के लिए ऊष्माधारिता के लिए। वो क्या था, CV बराबर ये, ठीक है। यहाँ पे ठोसों की ऊष्माधारिता खत्म होती है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बोर का परमाणु मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो बोर ने मॉडल दिया था वो, ठीक है। बोर ने क्या किया था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक सिद्धांत दिया, एक मॉडल दिया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। बोर का परमाणु मॉडल स्पेशली हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन पर लागू होता है प्रॉपर तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम बोर के परमाणु मॉडल के बारे में जाने तो हमें उसके कुछ स्टेटमेंट जानने हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पता लगता है कि परमाणु का स्थायित्व कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जानते हैं। बोर के परमाणु मॉडल का फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, हमने नाभिक लिया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो सबसे पहली बात फर्स्ट अपग्रेड में उन्होंने क्या कही कि इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते समय कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम चिर समिति के आधार पर अगर मैक्सवेल का सिद्धांत देखें तो मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई आवेश गति करता है या फिर यदि कोई आवेश त्वरित होता है तो त्वरित होते समय वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो वहां पर ये बताया गया था, उसके सिद्धांत की एक कमी निकली थी। अगर कोई आवेश त्वरित हो रहा है या त्वरित गति कर रहा है तो ऊर्जा का अगर उत्सर्जन करेगा तो उस हिसाब से कोई भी परमाणु को स्थायित्व होना ही नहीं चाहिए। कारण क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेश है और अपने स्थान से त्वरित होता रहता है। इसका मतलब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो धीरे धीरे क्या होना चाहिए, अगर मान लें इलेक्ट्रॉन यहाँ है
ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा और धीरे धीरे लास्ट में सर्पिलाकार गति करते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। और मैक्सवेल का सिद्धांत किसमें? चिर सममित यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स में दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, इसीलिए इन सभी बातों को हाईलाइट करते हुए बोर्ड ने एक मॉडल दिया। बोर्ड ने क्या कह दिया कि स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाया और चक्कर लगाते समय कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, मतलब अपनी कक्षाओं में वो स्थायी ही रहेगा। मैक्सवेल ने गलत कहा, मैक्सवेल झूठा। ठीक है, ठीक है। अगर हम इसके बाद आगे देखें तो उन्होंने फर्स्ट अभिलेख में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब अब इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं गिरा, उसका कारण यह था। कारण यह है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उसे नाभिक, दोनों का चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है, तो उसको अपनी कक्षाओं में स्थायी बनाए रखने के लिए कौन सा बल मिलता है उसकी बात करते हैं। तो क्या होता है, नाभिक और दोनों का अपोजिट चार्ज है तो इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। पहला बल हो गया स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, हम लिख देते आकर्षण बल किसके बीच में? नाभिक और इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अब फिर से वही बात आ रही है। दूसरी बात ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में मिल जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षाओं में स्थायी रखने के लिए क्या मिलता है? अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्री के बराबर हो जाता है अपकेंद्री, क्योंकि अभिकेंद्री अपकेंद्री एक दूसरे को संतुलित करे रहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके बराबर हो जाना चाहिए अपकेंद्रीय बल के बराबर। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो कोई भी नाभिक का स्थायित्व हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने बताया आकर्षण बल बराबर अपकेंद्रीय बल, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है और अपनी कक्षाओं में बाकायदा बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट ये दिया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अब h/2π का पूर्ण गुणज होता है, और यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू देखें तो n बराबर होता है 1 2 3 ... तो यहाँ कोणीय संवेग क्या होना चाहिए? h/2π का पूर्ण गुणज। ये सेकंड स्टेटमेंट थी। थर्ड ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय अगर उसको एनर्जी दी जाती है तो क्या करता है, वे विद्युत चुंबकीय विकिरणों का या फिर किसी भी विकिरण की प्रकाश की तीव्रता को अवशोषित करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा का अवशोषण किया तो इलेक्ट्रॉन अगर जब भी ऊर्जा का अवशोषण करता है तो हायर एनर्जी लेवल में जाने की कोशिश करता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, थर्ड स्टेटमेंट में बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित आवृत्ति की विकिरणों का अवशोषण करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाता है, कुछ समय वहां रुकता है, वो एक अस्थायी अवस्था होती है, वहां रुककर अपने कक्षकों में दोबारा लौटता है, तो एक निश्चित प्रकाश की विकिरण को फिर से उत्सर्जित करता है। इसके अलावा उन्होंने एक स्टेटमेंट और बताई थी जो इन्हीं में समाहित है। उन्होंने बताया कि शुरुआत जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, मतलब ऊर्जा स्तर की वैल्यू बढ़ती है, तो एनर्जी, अगर मैंने एनर्जी का मान पॉजिटिव होता जाता है, मतलब n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ E की वैल्यू बढ़ती है। n की वैल्यू मतलब ऊर्जा, n1 n2 n3 n4 n5, इस तरह से जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है उसी तरह से ऊर्जा की वैल्यू भी बढ़ती है। अब कैसे एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, आगे हम इसको प्रूव करेंगे। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, मतलब ऊर्जा स्तर जैसे जैसे हायर होता जाता है, एनर्जी लेवल के मान में वृद्धि होती है, एनर्जी के मान में वृद्धि होती है। लेकिन जैसे ही n का मान अनंत होता है, E की वैल्यू 0 हो जाती है। ध्यान से देखो, n का मान अनंत होते ही E की वैल्यू 0 हो जाती है, जबकि हम कह रहे हैं
कि n की वैल्यू बढ़ने के साथ, अनंत मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू हो चुकी है, हमें नहीं पता कि कौन सा ऊर्जा स्तर है, बहुत हायर एनर्जी का ऊर्जा स्तर है। तो n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ हम कह रहे हैं E की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन n जब अनंत हो गया E की वैल्यू जीरो हो गई है। कारण क्या है? क्योंकि जो E की वैल्यू होती है, ऊर्जा होती है, वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वो कम ऋणात्मक होती जाती है और पॉजिटिव की तरफ गति करती है, और जैसे ही अनंत हो जाती है n अनंत हो जाता है तो E की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ये बोर ने परमाणु मॉडल दिया था, जिसके आधार पर ये कुछ अभिग्रह दी थी, कुछ स्टेटमेंट दी थी, जो ये बताते हैं कि कोई भी जो परमाणु होता है वो स्थायित्व क्यों प्राप्त करता है, क्यों स्थायी होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम स्पेशली पढ़ेंगे हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन जिसमें Z का मान क्या होता है? 1 होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 1 होती है। उसके वैलेंस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन के लिए। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।